हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरी यही दुआ है, फिट रहे, मस्त रहे, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। आज क्लास 12 फिजिक्स के 4th चैप्टर का 30th लेक्चर है। लेक्चर का नंबर 4.13। पिछले लेक्चर 4.12 में आपने पढ़ा, जब किसी करंट कैरिंग कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है और वो कॉइल रोटेट कर जाती। आज उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। जो आप जब प्रैक्टिकल करने जाएंगे फिजिक्स की लैब में तो वहां भी आपको देखने को मिलेगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो यहां पर क्या करना है, यहां पर उसकी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है, उसका प्रिंसिपल क्या है, वो कैसे वर्क करता है, कैसा कंस्ट्रक्शन है उसका, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। काम क्या है इसका। डेफिनेशन अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा है, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट। स्टेटमेंट पर जो मैंने डेफिनेशन बताया उस पर ध्यान देना। क्या बोला, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट। डिटेक्ट करेगा, ये नहीं लिखा मेजर। पॉइंट को ध्यान देना। ना गैल्वेनोमीटर वोल्टेज मेजर करता है, ना ही गैल्वेनोमीटर करंट को मेजर करता है। करंट को मेजर करने के लिए एक अलग से डिवाइस है जिसे हम एम्पियर मीटर बोलते हैं। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो इसीलिए उस डिवाइस का नाम क्या है, एम्पियर मीटर। एम्पियर को मेजर करेगा। दूसरा, अगर हम वोल्टेज की बात करते हैं तो वोल्टेज यानी पोटेंशियल की, तो उसकी यूनिट होती है वोल्ट। तो उसके लिए कौन सा डिवाइस है, वोल्ट मीटर। तो एम्पियर मीटर करंट को मेजर करता है, वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेजर करता है, और गैल्वेनोमीटर ना तो करंट मेजर करता है ना ही वोल्टेज। मेजर नहीं करता है, डिटेक्ट करता है। मतलब ये हुआ, किसी सर्किट में करंट है, ये वो डिटेक्ट करके बताएगा। अब वो कैसे बताएगा उसी पर ही डिस्कस होगा आज। क्या होता है, गैल्वेनोमीटर एक बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस है, बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस है। अगर ये मान लो कि आपके पास एक एम्पियर मीटर भी है, डिजिटल की बात नहीं कर रहा हूं, देखो एक एम्पियर मीटर डिजिटल भी आता है, मतलब उस पर डिस्प्ले पर आपको नंबर लिखे हुए दिखेंगे, जैसा कि आपको कैलकुलेटर में नंबर दिखते हैं, तो वो क्या कहलाता है, डिजिटल। और एक सुई वाला होता है, आपने देखा बाइक्स में भी देखा, दो तरीके के स्पीडोमीटर होते हैं। एक में सुई होती है, निडल, पॉइंटर, कुछ भी बोल सकते हैं। जब आप चलाते बाइक तो निडल ऐसे मूव करती आती है, बताती है कि आप कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं। और जो थोड़ी कॉस्टली बाइक्स हैं उनमें क्या है, डिजिटल स्पीडोमीटर होता है, उसमें डिजिट जैसे कैलकुलेटर में आपने देखा होगा वैसा ही लिख कर आता है कि इस स्पीड से आप चल रहे हैं। तो उस डिजिटल की बात कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, एक निडल लगी होती। तो जब हम गैल्वेनोमीटर में करंट देते हैं, जब हम गैल्वेनोमीटर में करंट देते हैं तो उसकी निडल डिफ्लेक्शन दिखाती है और हमें पता चलता है कि सर्किट में करंट है। अब हम बात कर रहे थे कि हमारे पास एक एम्पियर मीटर है और एक गैल्वेनोमीटर है। दोनों ही डिजिटल नहीं है, निडल वाले हैं ना, पॉइंटर वाले जिनमें सुई लगी है वो है। तो मान लिया अगर करंट जो है वो 1 एम्पियर से भी कम है, यानी कि हाफ एम्पियर, तो उस कंडीशन में, या हाफ एम्पियर से भी कम है, उस कंडीशन में जो हमारा एम्पियर मीटर होता है जनरली, वो हमें रीडिंग प्रॉपरली नहीं दे पाता है। मतलब वो नहीं दिखा पाता है कि सर्किट में करंट है भी या नहीं। लेकिन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बहुत ही सेंसिटिव होता है। वो जिस करंट को हमारा एम्पियर मीटर डिस्प्ले नहीं कर रहा था, नहीं दिखा रहा था, उसकी नीडल हिल भी नहीं रही थी, अगर उसी सर्किट से हमने गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दिया तो गैल्वेनोमीटर की नीडल मूव कर जाती है और वो बताती है कि उस सर्किट में करंट है।
तो गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव डिवाइस, सेंसिटिव का मतलब ही वही है कि बहुत कम से कम भी करंट होगा उसमें तो उसकी निडल मूव कर जाएगी, मूव कर जाएगी। मैं नहीं कह रहा हूँ रीडिंग मिल जाएगी आपको, मूव कर जाएगी। वो ये बताएगी सर्किट में करंट है। कोई सेल है, छोटा सा सेल है 1 वोल्ट का ही मान लो, और बिल्कुल वीक हो गया है, बेकार, जैसे कहते हैं कहीं पर आप उसको यूज कर रहे तो आपने कहा अरे यार ये तो इसकी लाइफ खत्म हो गई, अब तो इसको फेंकना, दूसरा नया सेल लगाना। उस केस में अगर उस सेल को आप एम्पियर मीटर से लगाएंगे तो हो सकता है वो एम्पियर मीटर की निडल हिले भी ना, बट उस वीक सेल को अगर आप गैल्वेनोमीटर से लगा देंगे तो उसकी निडल मूव कर जाएगी। तो गैल्वेनोमीटर बहुत ही सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव का मतलब ये कम से कम भी करंट होगा तो वो उसे डिटेक्ट करके बताएगा, उसकी निडल मूव कर जाएगी। उसकी निडल मूव करने का मतलब ये है कि जिससे आपने गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया उसमें कुछ पोटेंशियल है, कुछ वोल्टेज है या उसमें कुछ करंट है। ठीक, अब सबसे पहले दूसरी चीज हम बात कर लेते हैं कि गैल्वेनोमीटर समझ में आया कि गैल्वेनोमीटर वो डिवाइस होता है जो कि सर्किट में करंट को डिटेक्ट करके बताता है सर्किट में करंट है, पर मैंने क्लियर कर दिया कि वो मेजर नहीं करता है। अब बात आते हैं प्रिंसिपल की कि गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल क्या होता है। तो जैसे अभी प्रीवियस लेक्चर जो आपने देखा कि एक करंट कैरिंग कॉइल को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उस पर टॉर्क लगा, वो कॉइल रोटेट कर गई। यही प्रिंसिपल है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। इसलिए जो रेक्टेंगुलर कॉइल वाला डेरिवेशन है वो जस्ट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से पहले दिया हुआ होता है, क्योंकि उसका प्रिंसिपल है कि जब आप उसे समझोगे तब आपको ये अच्छे समझ में आ जाएगा। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की अगर प्रिंसिपल की बात करें तो हम बोल सकते हैं कि जब किसी करंट कैरिंग कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक टॉर्क लगता है और कॉइल रोटेट कर जाती है। तो ये प्रिंसिपल है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। व्हेन अ कॉइल इज प्लेस्ड या करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंस अ डिफ्लेक्शन। उसमें एक डिफ्लेक्शन होता है, इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, उस पर एक टॉर्क लगता है जिसकी वजह से वो डिफ्लेक्ट कर जाती है। इतना क्लियर हो गया? ठीक। अब उसके बाद क्या करते हैं हम, इसका थोड़ा डायग्राम आप देखें, इसका यहाँ डायग्राम बना रखा है। तो अब इस डायग्राम में जो देखो डेरिवेशन तो बहुत आसान है, डेरिवेशन बहुत आसान है, डेरिवेशन में कुछ नहीं है, इसके 3-4 स्टेप का डेरिवेशन है। मेन इसमें ये है इसका कंस्ट्रक्शन आपको समझना है कि कंस्ट्रक्शन किस टाइप का है। तो कंस्ट्रक्शन वही मैं आपको पॉइंट बता चुका हूं, क्योंकि बुक्स में जो भी डायग्राम बने होते हैं वो 2D डायग्राम होते हैं, कंडीशन हमारी 3D होती है। जब 3D कंडीशन होती है और बुक पे डायग्राम 2D बना होता है तो उसको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है। तो वही आज इसका डायग्राम समझेंगे बहुत अच्छे से। जब आपको समझ में आ जाएगा तो आपको, जब आप बुक में देखेंगे, आपको उसकी वर्किंग की बात करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो पहली चीज ये है, अगर आप बात करें एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी में जो इसका डायग्राम दिया है वो टॉप व्यू दिया है। मतलब समझना, टॉप व्यू का मतलब ये है कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को खोल दिया हमने, खोल दी। जैसे आप जब देखोगे लैब में तो एक ब्लैक बॉक्स होगा, उसमें मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का जो आपको ऊपर से दिख रहा होगा उस पर लिखा होगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो एक बॉक्स होगा, बॉक्स में पॉइंटर लगा होगा, उसमें स्केल होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। तो वो एक डब्बा होगा, हम उसको बात करें खोल दिया, उसको हमने क्या बॉक्स वाला कर दिया, उसके अंदर देख रहे हैं। तो जब अंदर देख रहे हैं तो दो तरीके से देखने की बात कर रहे हैं, एक तो सामने से किसी चीज को देख रहे हैं और एक किसी चीज को ऊपर से देख रहे हैं। तो ये जो डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का टॉप व्यू है। टॉप व्यू का मतलब हम ऊपर से देख रहे हैं, टॉप व्यू का मतलब ऊपर से हम देख रहे हैं। ये जो बता दूं, मैं अभी आपको प्रैक्टिकली भी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर दिखाऊंगा। अभी ये लेक्चर मैं पहले आपको समझा रहा हूं, आप इसको समझ लें, फिर उसके बाद आप प्रैक्टिकली मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को देख लें, उसके बाद मैं इसको डेरिवेशन को कराऊंगा, इससे रिलेटेड जो डेरिवेशन। तो देखो इसमें क्या है, दो हमने क्या किए हैं यहाँ पर, हॉर्सशू शेप मैग्नेट बोल सकते हैं या कॉनकेव शेप के मैग्नेट, इस तरीके से कॉनकेव शेप के। एक तो मैग्नेट ऐसा होता है, ऐसे ये फ्लैट सरफेस है, जैसे जनरल आपने मैग्नेट देखा होगा लैब में, ठीक है, ये फ्लैट सरफेस है। तो उसकी बात कर ले, मतलब इस तरीके से, जैसे मेरे पास ये एक ब्लॉक है, ये एक मैग्नेट है, तो ये इसका सरफेस कैसा है, फ्लैट है।
तो ये नॉर्थ पोल है और ये कैसा है, ये भी फ्लैट सरफेस है, ये हमारा साउथ पोल हो गया, तो ये एक मैग्नेट हो गया। तो अब इस तरीके का मैग्नेट नहीं होगा, उसका क्या होगा, ये जो साइड है ये इस तरीके से कॉनकेव होगी, ये साइड क्या होगी इसकी, कॉनकेव, इस तरीके से दिख रहा है, कॉनकेव शेप। तो जो दो मैग्नेट्स लगे होंगे, एक नॉर्थ एक साउथ, वो इस तरीके से, ये देखो ये कॉनकेव, ये समझना, यानी कि ये इस तरीके से, जैसे मैं अपना हाथ कर रहा हूं आप समझना, ये दो मैग्नेट इस तरीके से कॉनकेव शेप के मैग्नेट है, इस तरीके से, ये हमारा साउथ हो गया, ये हमारा नॉर्थ हो गया, तो दो कॉनकेव शेप के मैग्नेट लगे। उसके अंदर जो है एक रेक्टेंगुलर कॉइल दे रखा है। अब ये रेक्टेंगुलर कॉइल, क्योंकि टॉप व्यू है तो ये रेक्टेंगुलर कॉइल क्लियर नहीं दिखता है, पहले मैं इसके अकॉर्डिंग बताऊंगा और मैं अभी थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी आपको दिखाऊंगा जैसा मैंने बताया। तो ये देखो, ये यहाँ पर ये जो वायर दिख रहे हैं, ये हमारी रेक्टेंगुलर कॉइल का टॉप व्यू है और ये हमारा पॉइंटर लगा है। अब इसमें कैसे क्या है उसको थोड़ा आप समझना। जैसे ये मेरे पास एक मैंने रेक्टेंगल बना रखा है पहले से, बट ये लकड़ी का है। आपको बता दूं, जो एक्चुअल में मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होगा उसमें ये जो रेक्टेंगुलर फ्रेम होगा वो आपका फ्रेम एल्यूमिनियम का होगा। ये लकड़ी का है, लेकिन एक्चुअल में जो गैल्वेनोमीटर को हम शॉर्ट में एमसीजी भी बोल देते हैं, एमसीजी, ध्यान रखना, एम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये एमसीजी, इसको भी पढ़ रहे हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो ये हमारा जो फ्रेम होगा वो होगा मेटल का, यानी कि एल्यूमिनियम का। अब इस पर क्या करेंगे, कॉपर का वायर लपेट देंगे। तो किस तरीके से लपेटेंगे तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पे कॉपर का वायर है, मैंने इसको मैं आपको दिखाता हूँ। पहले से मैंने थोड़ा सा इसको लपेट रखा था, फिर हटा दिया था कि थोड़ा जल्दी हो जाएगा काम। ये अभी आप देखें, आजा भाई आजा, कहाँ फंस गया। हो गया, गुड। तो देखो, अब मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ पर देखो, ये मेरे पास कॉपर का ही वायर है, कॉपर का वायर है। तो मैंने इस कॉपर के वायर को इस तरीके से इस पर लपेट दिया, इस पर मैंने इस तरीके से लपेट दिया। आपको दिख रहा होगा ये रेक्टेंगुलर कॉइल है और इस पर ये जो दिख रहा है आपको, ये कॉपर का वायर। अभी आप समझना, इसके अकॉर्डिंग फिर इसमें बात करेंगे। अब ये रेक्टेंगुलर कॉइल हो गई, तो ये तो लकड़ी का फ्रेम है, मैंने बताया। एक्चुअल ये एल्युमिनियम का फ्रेम होगा, वायर कॉपर का ही है। ये वायर तो असली वाला वायर है, इसमें ऐसा नहीं कि मैंने कोई दूसरी चीज ले लिया, कॉपर का वायर है। अब मैंने ये मेरे पास एक बॉटल है, इसको आप समझ लो कि ये एक लोहे का सॉलिड सिलेंडर है। ये मेरे पास एक बॉटल है, तो आप इसको समझ लो कि ये लोहे का एक सॉलिड सिलेंडर है। तो इस सॉलिड सिलेंडर को इसके अंदर रख देते हैं ऐसे करके, इस तरीके से। ये पोजीशन हो गई, यानी कि रेक्टेंगुलर फ्रेम के अंदर हमने एक सॉलिड सिलेंडर रख दिया और रेक्टेंगुलर फ्रेम के ऊपर एक कॉपर का वायर हमने ऐसे करके लपेट दिया। तो ये रेक्टेंगुलर कॉइल बन गई, क्योंकि फ्रेम रेक्टेंगुलर है तो कॉइल भी रेक्टेंगुलर है। अब क्या होगा, अब इससे हमने लगा दिया, ये हमारा हो गया पॉइंटर। ये पॉइंटर लगा होगा इसके साथ में। अब बात समझना, अगर ये पॉइंटर इस तरीके से इस रेक्टेंगुलर फ्रेम या कॉइल से कनेक्टेड है, तो जब कॉइल रोटेट ऐसे करेगी तो ये पॉइंटर भी साथ में रोटेट करेगा। बात समझ रहे हो भाई? कॉइल में देखेंगे करंट, और कॉइल को दो मैग्नेट है, एक इधर रखा हुआ है एक इधर, जिस तरीके से दिखा रखा है, ये नॉर्थ ये साउथ। तो ये साउथ पोल ये नॉर्थ पोल, दोनों कॉनकेव शेप के, इनके बीच में रखा हमने ये अपना रेक्टेंगुलर कॉइल। जैसे ही इसमें करंट देंगे, कॉइल में करंट जाएगा। कॉइल रखी किसके अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हुई, क्योंकि दो मैग्नेट्स हैं, एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल। तो उनके बीच में क्या हो रहा है, दो पोल ले लिए, उनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। तो जैसे ही एक कॉइल में आप करंट दोगे, कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रेजेंट है, इस पे लगेगा टॉर्क और कॉइल हमारी रोटेट कर जाएगी। जब कॉइल रोटेट करेगी तो क्या होगा, इसके साथ लगा हुआ पॉइंटर भी रोटेट करेगा। जितना आप ज्यादा करंट दोगे उतना कॉइल में ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा, कॉइल उतनी ज्यादा रोटेट होगी, उसमें ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, तो पॉइंटर उतना ज्यादा घूम जाएगा।
अब बात ये होती है कि इस डायग्राम की यहां पे देखना कि ये अब जब आप ऊपर से सामने से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, ये ध्यान से देखना तो बड़ा आसानी समझ में आएगा। जब आप सामने से देखोगे तो आपको एक तो ये दिख रहा है, ये गोला, ये सिलेंडर जो है, सिलेंडर का टॉप सरफेस दिख रहा है, ये सरफेस। तो ये जो है सिलेंडर का ये जो सर्कल बना रखा है मैंने ब्लैक कलर का, ये एक्चुअल में जो सॉफ्ट आयरन सिलेंडर होगा उसका टॉप सरफेस है, उसका ये बिल्कुल ये समझना, ये टॉप सरफेस। तो अब ऐसे देख रहे हैं, ये टॉप व्यू है ना, मैंने पोजीशन तो ऐसे होगी मूविंग का गैल्वेनोमीटर की, लेकिन हम तो ऊपर से देख रहे हैं, तो ऊपर से देखने पर ऐसा। तो एक तो ये दिख रहा है, फिर क्या दिख रहा है, ये दिख रहे हैं, ये तीन मैंने लाइन बना रखी ब्लैक कलर की, एक ये 1 2 3, तो ये 3 बना रखी, ये कॉपर के वायर को रिप्रेजेंट कर रही है, इस तरीके से है। तो आपको ऐसे दिख रहा है, ये देखो लाइंस इस तरीके से, मान लो ये पोजीशन है, तो ये तो आपका हो गया सिलेंडर का टॉप, आपको ये दिख रहा है। और यहां पर ये जो दिख रहा है 3 लाइन, तो यहां पर ये जो कॉपर का वायर है ये मैंने यहां पे आपको दिख रहा है, वो मैंने यहां पे बना रखा है। अब बात ये सिर्फ 3 ही बना है, क्योंकि वो तो डायग्राम है ना, बहुत सारे होंगे वायर। अब जैसे इसमें दिख रहा है, इसी में देखो 1 2 3 4 5 6 7 वायर तो इसमें है, प्रैक्टिकली तो उससे भी ज्यादा होंगे, लेकिन डिफरेंस ये वो पतले होंगे, ये तो मोटा वायर बहुत है, उसमें बहुत पतला वायर होगा और काफी टर्न्स होंगी। तो ऊपर से ऐसे करके दिख रहा है। अब यहां पर एक पॉइंटर लगा है ऐसे करके, ये पॉइंटर ये हो गया हमारा, ये पॉइंटर हो गया, लिखा देखो पॉइंटर। अब यहां स्केल होगा, स्केल का मतलब ऐसा कोई नहीं कि वो आप समझ रहे हो कि स्ट्रेट स्केल की बात कर रहे हैं। स्केल का मतलब ये हो गया कि पॉइंटर जो है हमें डिफ्लेक्शन जब दिखाएगा तो वहां पर तो एक स्केल हमें बनाना पड़ेगा। तो ये स्केल थोड़ा सा ऐसे कर्व जैसे होगा, कर्व इस तरीके से, स्ट्रेट नहीं होगा हमारा, कर्व होगा। तो स्केल में क्या होगा, जैसे इसकी जो निडल है वो नॉर्मली जब इससे करंट पास नहीं करते तो 0 पे रहती, 0 पे रहती। फिर जब आप इसे करंट दोगे तो या तो वो राइट डिफ्लेक्ट करेगी या वो लेफ्ट डिफ्लेक्ट करेगी, वो डिपेंड करेगा करंट कैसे दे रहे हैं। वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकल करके कि निडल दोनों तरफ कैसे डिफ्लेक्शन दे रही है। तो क्या होगा, जैसे ही आपने इसमें करंट दिया, निडल 0 से हमारी 10 पर आ गई। 0 से कहां आ गई, इस तरीके से 10 पे। तो क्या हुआ, ये हमारी कॉइल थी, कॉइल में जैसे ही आपने करंट दिया, ये लगा था पॉइंटर, कॉइल रोटेट कर गई। तो कॉइल रोटेट कर गई तो साथ में पॉइंटर भी रोटेट कर गया, 0 से कहां आ गया, 10 पर आ गया। इतना पोजीशन समझ में आया। अब इसमें एक चीज और लगी होती है, यहां एक ऊपर जो होता है स्पाइरल शेप का, जैसे मोर्टीन देखा, मोर्टीन जलाओ मच्छर भगाओ, वही। तो मोर्टीन कॉइल जो होती है स्पाइरल शेप की, वैसा ही एक स्प्रिंग लगा हुआ, ये इसके टॉप पर लगा हुआ, इस कॉइल के यहीं पर टॉप पर लगा हुआ इस तरीके से। तो ये वो स्प्रिंग दिखा रखा है। स्प्रिंग का भी काम बताएंगे क्या है, क्यों ये लगाया गया है। तो इसके ऊपर आप तो सिर्फ अभी डायग्राम समझो कि अभी कैसे बता रहे हैं, फिर हर एक की वर्किंग बता देंगे भी इसका काम क्या, लगाया तो क्यों लगाया। इस तरीके से हमने स्प्रिंग लगा दिया स्पाइरल शेप का इस रेक्टेंगुलर कॉइल के ऊपर। तो जब इसमें करंट देंगे, इसमें हमारा डिफ्लेक्शन होगा। बात समझ में आया। अब मैंने एक और भी डायग्राम बना रखा है कि देखो, अगर आप सामने से देखोगे, ये तो टॉप व्यू हो गया, ये टॉप व्यू हो गया। अगर आप सामने से देख रहे हो फ्रंट व्यू, तो क्या दिखेगा इस तरीके से। तो देखो, ये हमारी रेक्टेंगुलर कॉइल हो गई जो कि एक फ्रेम पर है, उसके बीच में सिलेंडर है, तो यहाँ सिलेंडर बना दिया, और इससे पॉइंटर लगा हुआ तो ये पॉइंटर बना दिया। ये हमारा स्केल हो गया, ठीक है, जिस पर लिखा हुआ जिस तरीके से मैंने यहाँ लिख दिया 0 10 20 30 दोनों तरफ लिखा है। राइट हैंड साइड भी लेफ्ट हैंड साइड भी, 0 के राइट में भी डिफ्लेक्शन दिखा सकता है ये पॉइंटर, और लेफ्ट में भी दिखा सकता है। और ये 2 मैग्नेट फिर बना दिए, ये 2 बना दिए मैग्नेट। तो उसमें लिखा परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट का मतलब क्या है, 2 तरीके के मैग्नेट की बात करते हैं हम, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, एक होता है परमानेंट मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, जैसे सोलोनॉइड में आप करंट दोगे तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। अब जितनी देर आप करंट दोगे उतनी देर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस रहेगी इसमें। जैसे ही आपने करंट उससे डिस्कनेक्ट किया, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी। तो सोलोनॉइड जो है वो हमारा परमानेंट मैग्नेट नहीं है, उसमें जब हम करंट देंगे तभी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। लेकिन क्या होता है, जो हम नेचुरल मैग्नेट ले लेते हैं, आपने देखा होगा बच्चे ले आते हैं, उनको गेम खेलते रहते हैं, उसकी मैग्नेट की बात करना, वो क्या है, वो आपने मैग्नेट लेके आया मार्केट से, उसको रख दिया, तब भी देखा, फिर दूसरे दिन देखोगे तब भी वो मैग्नेट जैसा काम करते रहेगा। तीसरे दिन ऐसा नहीं कि आप आज लेके आ गए, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी 2-4 दिन में खत्म हो जाएगी, वो परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता रहेगा। उस मैग्नेट की बात करें, नेचुरल मैग्नेट की बात करें।
इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात नहीं कर रहे, इसलिए इस पर लिखा है यहाँ पर परमानेंट मैग्नेट। ये देखो लिखा है सॉफ्ट आयरन कोर, ये सॉफ्ट आयरन कोर है। तो इतना क्लियर हो गया। तो इसको ये समझना है। अब इसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखेंगे। उससे पहले मैं एक चीज बता दूं, इसमें जो ये है, ये स्पाइरल शेप का स्प्रिंग क्यों लगाते हैं? दो स्प्रिंग लगे होंगे, ये भी बता दूं आपको, क्लियर कर दूं। दो स्प्रिंग लगे होंगे। एक जो स्प्रिंग होगा हमारा टॉप पर लगा होगा यहाँ पर, और इसी तरीके स्पाइरल शेप का एक नीचे लगा होगा। दो स्प्रिंग होंगे इस तरीके से, मोर्टीन के शेप के एक ऊपर और इसी तरीके से एक मोर्टीन के शेप का नीचे। लेकिन क्योंकि ये टॉप व्यू है, ऊपर से हम देख रहे हैं, इस स्प्रिंग को मैं S1 से रिप्रेजेंट कर देता हूं, S1। तो अब टॉप व्यू है, तो टॉप व्यू में ऊपर का तो आपको स्प्रिंग दिखेगा, बट नीचे वाला स्प्रिंग आपको नहीं दिखेगा। इसलिए इस डायग्राम में भी नीचे वाला स्प्रिंग हमने नहीं बनाया है। टॉप व्यू है, ऊपर से देखना है तो ऊपर से एक ही स्प्रिंग दिखेगा। दो स्प्रिंग लगे होते हैं। अब स्प्रिंग की अगर बात करें, ये स्प्रिंग क्यों लगाया जाता है? देखो, अगर आप साइकिल के स्टैंड में भी एक स्प्रिंग लगा होता है, बाइक के स्टैंड में भी एक स्प्रिंग लगा होता है। अगर हम उस स्प्रिंग की बात करें तो साइकिल के स्टैंड में जो स्प्रिंग लगा होता है, साइकिल उस स्प्रिंग के बिना भी स्टैंड पर खड़ी हो सकती है। बाइक के स्टैंड में जो स्प्रिंग लगा होता है, बाइक भी स्टैंड पर उस स्प्रिंग के बिना खड़ी हो सकती है। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या आएगी कि जब आप बाइक को स्टैंड से हटाओगे तो वो स्टैंड अपनी जगह नहीं जाएगा। भाई आपने एक बार स्टैंड खोल लिया, अब आपने बाइक ये स्टैंड ऐसे लगा दी, ये आपका स्टैंड हो गया। अब बाइक इससे क्या कर रहा है, आपने टिका के खड़ी कर दी स्टैंड की सपोर्ट से। अब क्या होता है, जब आपको कहीं बाइक ले जाना है, अब आपने स्टैंड हटाया, जब आप स्टैंड हटाओगे तो अपनी जगह कब आएगा? वो अपनी जगह तो आएगा नहीं, क्योंकि स्प्रिंग लगा होगा वही उसको अपनी जगह पर लाएगा। तो ऐसा ही रोल इसका यहाँ पर, इस रेक्टेंगुलर कॉइल में जो स्पाइरल शेप का स्प्रिंग है, जब आप रेक्टेंगुलर कॉइल में करंट दोगे तो कॉइल डिफ्लेक्ट करेगी। जब डिफ्लेक्ट करेगी तो कॉइल तो घूम गई। अब कॉइल घूम गई, अब आपने करंट की सप्लाई गैल्वेनोमीटर से काट दिया या हटा दिया, तो वो कॉइल अपनी जगह कैसे आएगी? तो ये जो स्प्रिंग होता है, ये स्प्रिंग ही उसको अपनी जगह लेकर आता है। ये स्प्रिंग ही उसको अपनी जगह पर लेकर आता है। देखो मैं बताता हूं किस तरीके से लेके आएगा ये स्प्रिंग। अगर आपने देखा होगा तो जो बच्चों की टॉय कार होती है उसमें भी इस टाइप का स्प्रिंग लगा होता है, लेकिन वो बिल्कुल इसी शेप का तो ऐसी होता है, लेकिन उसकी थिकनेस और बाकी चीजें थोड़ी सी समझने के लिए तो ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी मैच नहीं करती, क्योंकि वो पत्ती का बना हुआ होता है। अगर ऐसा करके आप चाबी लगा रहे हैं, हमने चाबी वाली बात कर रहा हूँ, अब तो वैसे ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा चल गई, रिमोट वाली, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। पहले आपने देखा तो जो कार्स आती थी, छोटे छोटे टॉयज कार, टॉय ट्रक, इस तरीके उसमें चाबी ऐसे लगाया, घुमाया और छोड़ दिया, एकदम भाग रही है, फिर रुक जाए, फिर घुमाया। तो उसमें भी इसी टाइप का होता था, एक स्पाइरल शेप की पत्ती लगी होती थी। अब जैसे मान लो ये हमारा यहाँ पे स्क्रू है, इस तरीके से हमने बना दिया, ये ऐसा बस ये। अब ये मेरा एक स्पाइरल शेप का स्प्रिंग है और इससे लगा पॉइंटर, इससे अभी क्या लगा है, ये पॉइंटर, ये है पॉइंटर। अब ये हमारा पॉइंटर लगा है। अब समझना, अगर ये पॉइंटर जब मूव करता है, यानी कि जब ये कॉइल मूव करती है तो साथ में ये पॉइंटर भी मूव करता है। अब मान लो क्या हो गया, इस तरीके से, अभी ये स्पेस ज्यादा है इसमें, ये देखना ये स्पेस, अभी ये स्प्रिंग इस तरीके से बना दे रहा हूं मैं, ये यानी कि पहले ये स्पेस मैंने बनाया, इतना स्पेस था, अब ये स्प्रिंग क्योंकि टाइट हो गया तो इसलिए छोटा हो गया, छोटा हो गया। ये स्प्रिंग क्या हो गया, टाइट हो गया तो छोटा हो गया। जब ये टाइट होकर छोटा हो गया तो पॉइंटर यहां जा रहा है, तो जैसे ही ये से करंट हम हटाएंगे, यानी कि इस रेक्टेंगुलर कॉइल से जो करंट हम दे रहे हैं, यानी कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में जो करंट दे रहे हैं उसको हम डिस्कनेक्ट करेंगे, तो ये स्प्रिंग क्या होगा, फिर जैसे ही टाइट हो जाए तुरंत अपनी रिलैक्स पोजीशन में आ जाएगा, यानी कि अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाएगा। तो जैसे ही इनिशियल पोजीशन में आ गया फिर बड़ा हो जाएगा, तो ये पॉइंटर फिर अपनी जगह पर आ जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा कोई भी स्प्रिंग अगर ले लो, अगर जैसे स्ट्रेट स्प्रिंग जो साइकिल में लगाता है उसे खींचते हैं तो छोड़ दे क्या होता है, अपनी जगह आ जाता है। अगर हम उसे कंप्रेस कर दें, दबा दें, तो फिर वो क्या होता है, दबा दिया हमने, छोड़ा, फिर अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। ऐसे ही जो स्पाइरल शेप का स्प्रिंग होता है, अगर हम इसको यहां से पकड़ के ऐसे खींच दें,
खींचेंगे तो ये छोटा होता जाएगा। ये पॉइंट तो हमने इसका फिक्स कर दिया और इस पॉइंट को पकड़ के ऐसे खींच दिया, तो ये खींच देंगे, जैसे खींचेंगे ऐसे करके खींचते जाएंगे तो ये ऐसे बड़े से इसका साइज छोटा होता जाएगा, छोटा, और जैसे ही हम उसे छोड़ेंगे तो फिर वो अपनी पोजीशन पर आ जाएगा, फिर वो अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। तो स्पाइरल शेप के स्प्रिंग का सिर्फ एक ही काम है कि कॉइल रोटेट कर रही है, स्प्रिंग हो जाता है टाइट। जैसे ही करंट कॉइल से डिस्कनेक्ट होता है वो स्पाइरल शेप का स्प्रिंग फिर उसे अपनी जगह पर लेकर आ जाता है। इतना क्लियर हो गया। तो पहले आप क्या करें, पहले आप इसको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को प्रैक्टिकली देख लें और उसके बाद मैं इसका डेरिवेशन करवाऊंगा, बाकी चीज़ों पे भी डिस्कस इसके बाद में करेंगे। तो पहले आप देख लें प्रैक्टिकली। बच्चों ये देखें, ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, ये इसका ज़ीरो है, ये इसका पॉइंटर है। ज़ीरो के राइट में 10, 20, 30 लिखा हुआ है और लेफ़्ट में भी 10, 20, 30 लिखा है। ये कहीं पर भी एम्पियर या वोल्ट नहीं लिखा है, आप देख सकते हैं पूरे इसके डिस्प्ले पर, क्योंकि ना तो ये करंट मेज़र करेगा ना वोल्टेज मेज़र करेगा। ये सिर्फ करंट जब इससे पास होगा तो उसकी नीडल डिफ्लेक्शन दिखाएगी, और करंट का डायरेक्शन चेंज होगा तो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी चेंज होगा। अभी मेरे पास एक ये सेल है 1.5 वोल्ट का, ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है और दूसरा सेल का नेगेटिव टर्मिनल है। ये प्लस, ये टर्मिनल बताया, इसके पास प्लस का साइन बना होता है छोटा सा, और ये नेगेटिव बताया, इसके पास भी एक छोटा सा नेगेटिव का साइन बना होता है, ये नेगेटिव का बना हुआ है, जिससे पता चलता है ये एंड हमारा नेगेटिव है। अब देखना है कि ये गैल्वेनोमीटर की जो निडल है या पॉइंटर है, ये राइट और लेफ़्ट दोनों तरफ डिफ्लेक्शन दिखाएगा। ये गैल्वेनोमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल, ये गैल्वेनोमीटर का नेगेटिव टर्मिनल। मैंने गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल को सेल के पॉजिटिव से लगा दिया ऐसे, और गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव को सेल के नेगेटिव से। देखिए डिफ्लेक्शन दिखा रही सी, अप्रॉक्स 15 तक पहुंच गई है। हटाया फिर लगाया, फिर 15, फिर हटाया फिर लगाया। अब मैं क्या करता हूँ, सेल को उल्टा करके लगा रहा हूँ, यानी कि सेल का नेगेटिव जो है वो मैं इस गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव से कनेक्ट कर रहा हूँ, ये पॉजिटिव है, और सेल का जो पॉजिटिव है उसको मैं गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव से। देखो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन चेंज हो गया। अब लेफ़्ट में डिफ्लेक्शन दिखा रही है निडल, फिर से देखें लेफ़्ट में, फिर से देखें लेफ़्ट में। मैंने क्या किया, यहाँ पॉजिटिव में ये दो रेजिस्टेंस लगा रखे हैं, एक ये एक ये, क्योंकि इस सेल में बहुत ज़्यादा करंट है गैल्वेनोमीटर की कैपेसिटी के हिसाब से बता रहा हूँ। वैसे तो ये सेल बहुत छोटा है, बहुत कम करंट का है, लेकिन इसमें गैल्वेनोमीटर की कैपेसिटी के हिसाब से बहुत ज़्यादा करंट है। अगर मैं ये रेजिस्टेंस नहीं लगाता तो गैल्वेनोमीटर ख़राब हो सकता था इसी सेल से। अभी कम करंट जा रहा है क्योंकि दो रेजिस्टेंस लगी हुई सीरीज़ में। अब मैं इसमें से एक को निकाल देता हूँ, ये मैंने एक को निकाल दिया। अब देखते हैं क्या होता है, रेजिस्टेंस कम हो गई, ये देखो ये 20 को भी लगभग क्रॉस कर रहा है, जस्ट क्रॉस कर रहा है, यानी कि पहले से ज़्यादा करंट हो गया इसमें, यानी कि करंट ज़्यादा तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा। अब याद रखना, आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फ़ा, करंट ज़्यादा तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा। अब इसको हम उल्टा करके लगाते हैं, जो गैल्वेनोमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल है उसको मैंने सेल के नेगेटिव से लगा दिया, और गैल्वेनोमीटर का नेगेटिव सेल के पॉजिटिव से। देखो दूसरे डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिखा रही, लेकिन 20 को क्रॉस कर रही है, 20 को क्रॉस कर रही है, ठीक है, देखा हमने। तो इससे आपको ये पता चला ज़्यादा करंट जाएगा तो गैल्वेनोमीटर में ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा, और कम जाएगा तो कम डिफ्लेक्शन होगा। और गैल्वेनोमीटर की निडल दोनों तरफ डिफ्लेक्शन दिखाती है, राइट और लेफ़्ट। तो आपने देखा अभी हमने सेल को लगाया एक बार, उसने राइट डिफ्लेक्शन दिखाया, फिर हमने सेल का डायरेक्शन चेंज कर दिया तो उसने लेफ़्ट में डिफ्लेक्शन दिखाया। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसको खोलेंगे क्योंकि उसके अंदर देखना है। तो ये ध्यान रखना, ये पॉइंटर है यहाँ पर, और इस पॉइंटर के जस्ट नीचे एक स्प्रिंग लगा होगा, और स्प्रिंग के नीचे एक रेक्टेंगुलर कॉइल होगी। तो रेक्टेंगुलर कॉइल आपको पूरी नहीं दिखेगी, आपको उसका टॉप सरफेस ही दिखेगा, टॉप सरफेस, और उसके अंदर एक सिलेंडर रखा होगा सॉफ्ट आयरन का, वो आप देखना। ओके, तो उसको खोल लेते हैं।
ऑपरेशन करते हैं इसका। वर्किंग कंडीशन में है ये हमारा, ऐसा नहीं ख़राब, आपने देखा भी काम कर रहा था। इसको खोलते हैं, ज़्यादा स्क्रू नहीं है, एक ही स्क्रू लगा हुआ है। ये देख रहे हो पीछे से कुछ नहीं दिख रहा है, बस ये छोटा सा पार्ट दिख रहा है, होल, ठीक है बस। और इसको मैं स्लाइड कर देता हूँ। ये बस इतनी मशीन है, बस जितनी ये दिख रही है बस इतनी ही मशीन है। देखो आपको यहाँ से भी दिख रहा होगा, मैं भी और खोलूँगा इसको, अभी और क्लियर करके दिखाऊँगा आपको। आपको दिख रहा होगा हल्का हल्का सा इसमें ये रेक्टेंगुलर कॉइल दिख रही है, ये दिख रही है रेक्टेंगुलर कॉइल का टॉप सरफेस दिख रहा है, ये टॉप सरफेस, समझ में आया। और इसके जस्ट ऊपर स्प्रिंग। तो अभी खोलते हैं इसको और बच्चों, तो ये देखें इसमें स्पाइरल शेप का ये स्प्रिंग लगा हुआ है। ये स्प्रिंग है स्पाइरल शेप का, आपको दिख रहा होगा ऊपर से ये लगा हुआ है स्पाइरल शेप का स्प्रिंग, बहुत सॉफ्ट है। ये आपको दिख रहा होगा ये जो स्प्रिंग दिख रहा है ये स्पाइरल शेप का स्प्रिंग है। ये इसकी पोजीशन ये जो दिख रहा है सामने ये दिख रहा है, ये स्पाइरल शेप का स्प्रिंग है। बहुत पतला है इसलिए आसानी से नहीं दिखता है, मुझे तो दिख रहा है क्योंकि मैं तो बिल्कुल डायरेक्टली दिख रहा हूँ। और ये कॉपर की रेक्टेंगुलर कॉइल है जो कि एक एल्युमिनियम के फ्रेम पर है। ये दिख रहा है, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है और ये इसके अंदर एक सिलेंडर है। इसके अंदर ये जिसको मैं टच कर रहा हूँ स्क्रू ड्राइवर से, ये सिलेंडर है। अब देखो कैसे, ये देखो इस तरीके से करेंगे तो जैसे ये पॉइंटर घूम रहा है उससे कॉइल कनेक्टेड है। अगर कॉइल रोटेट करेगी तो पॉइंटर भी रोटेट करेगा, दोनों तरफ जा सकती है। तो आप इसे देखें, ये देखो ये स्प्रिंग लगा हुआ है स्पाइरल शेप का, इस पॉइंट से ये मैं घुमा के दिखा रहा हूँ। ये देखो अंदर देखो ये स्पाइरल शेप का दिख रहा है, ये स्प्रिंग है। अंदर ये रेक्टेंगुलर कॉइल दिख रहा है और उसके अंदर एक सिलेंडर जैसा लग रहा है, ठीक है। ये देखें इस तरीके से दिखा रहा हूँ, ठीक, देख सकते हैं आप। ये देखो दिख रहा है, देखो रेक्टेंगुलर कॉइल दिख रही है, बिल्कुल क्लियरली दिख रही। ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये स्प्रिंग है इसके ऊपर, ये देखो ये स्प्रिंग है, फाइन स्प्रिंग स्पाइरल शेप का, और उसके अंदर सॉफ्ट आयरन कोर है। ऐसे ही एक स्प्रिंग पीछे लगा होगा एंड पर, ये देखो दिख रहा है स्प्रिंग, यहाँ भी लगा है एक स्प्रिंग। ये देखो ध्यान से देखना, ये दिख रहा है, ये है ये पतले से वायर दिख रहे हैं, ऐसे गोल गोल स्पाइरल शेप का। नीचे से भी रेक्टेंगुलर कॉइल दिख रही है और स्प्रिंग बहुत पतला है, ध्यान से देखो आप। ये देखो दिख रहा होगा स्प्रिंग, मैं घुमा रहा हूँ, ये देखो स्प्रिंग दिख रहा है, ये दिख रहा है स्प्रिंग। ये अब हल्का हल्का देखो थोड़ा दिख रहा है, ये स्प्रिंग है, नीचे भी लगा है। तो जब हम करंट देते हैं इस कॉइल में, यहाँ से देखो एक वायर ये लगा हुआ है नीचे, इससे करंट देते हैं और एक वायर और आ रहा है, जो दूसरा वायर भी इसमें लगा हुआ। दो वायर से जब हम करंट देते हैं इस कॉइल में, करंट जाता है तभी कॉइल में डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है, कॉइल में डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो जाता है। एक क्वेश्चन मुझसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि इंसुलेटेड कॉपर वायर या इंसुलेटेड एल्युमिनियम वायर कैसा होता है, तो मैं आज आपको दिखाता हूँ। देखो मेरे पास एक ये वायर है,
इस पर ये प्लास्टिक की कोटिंग करी हुई है, यानी प्लास्टिक ऊपर से चढ़ी हुई है, इसको हम पीवीसी बोलते हैं। और इसके अंदर ये कॉपर का वायर है, दिख रहा होगा आपको, ये कॉपर का वायर है, बहुत पतले पतले वायर का, बहुत पतले पतले से वायर हैं इसमें बहुत सारे। तो ये जो कवरिंग है ये कहलाती है पीवीसी, प्लास्टिक कोटिंग है। अब बात आती है इंसुलेटेड कॉपर वायर। तो ये देखो एक वायर आपको दिख रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा ये कॉपर का है, बट ये कॉपर का नहीं है, ये एल्युमिनियम के वायर पर इंसुलेशन है, एक बहुत पतला इंसुलेशन। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये अभी मैं इसे नाइफ से देखो रब करता हूँ, देखो अंदर से कैसे निकल रहा है, वाइट वाइट निकल रहा है ये देखो, ये देखो। तो आप देख रहे हो ये एक बहुत पतली इंसुलेशन थी। तो ये अंदर एल्युमिनियम का वायर था, उस पर एक बहुत पतली सी लेयर चढ़ी हुई है, ये दिख रहा होगा गोल्डन कलर की, ये कहलाता है इंसुलेटेड एल्युमिनियम वायर। और इसी तरीके की गोल्डन लेयर जो है कॉपर के वायर पर चढ़ी हुई होती है, उसको बोलते हैं इंसुलेटेड कॉपर वायर। इसको क्या बोलते हैं? इंसुलेटेड कॉपर वायर। इसकी खास बात ये है इस इंसुलेशन की, अगर मैं इन दोनों तार को ऐसे टच कर दूं तो इनके ऊपर ये जो इंसुलेशन है अभी गोल्डन कलर का दिख रहा है, इसको इससे टच करने पर इसका करंट इसमें नहीं जाएगा, इसका करंट इसमें नहीं जाएगा। लेकिन हमें नहीं छूना है, अगर इससे करंट पास हो रहा है, अगर हम ऐसे छुएंगे तो हमें तो लगेगा करंट, बट ये वायर अगर ऐसे टच होगा तो इस वायर का करंट इसमें नहीं जाएगा। अब कैसे जाएगा? अगर मैंने जिस तरीके से नाइफ से इसको रब किया तो देख रहे हो आप एल्युमिनियम अंदर से निकल के आ गया, इसी तरीके से मैं इसको रब कर दूं, इसमें से एल्युमिनियम निकल के आ जाएगा। फिर इस एंड को अगर मैं इस एंड से टच कर दूंगा तब इसका करंट इसमें चला जाएगा, और जब तक ये इंसुलेशन है ऊपर तब तक इसका करंट इसमें नहीं जाएगा। मतलब मैं अगर ऐसे टच कर दूं तो अभी इस वायर का करंट इस वाले वायर में नहीं जाएगा ऐसे टच करने पर। लेकिन अगर मैं इसको भी इस तरीके से रब कर दूं, इसका भी इंसुलेशन यहाँ से देखो, जो ऊपर से इंसुलेटेड वायर बोल रहे हैं, इसका इंसुलेशन ख़त्म हो जाएगा इस तरीके से। ये देखो अब ये एंड भी कैसा दिख रहा है, एल्युमिनियम का दिख रहा है अंदर से एल्युमिनियम। अब मैं इसको ऐसे टच करूँगा तब इस वायर का करंट इसमें अब चला जाएगा, इसके ऊपर इंसुलेशन ख़त्म हो गया, मैंने उसको नाइफ से रब कर दिया। तो ये एक स्पेशल टाइप का इंसुलेशन होता है। तो जब हम बोलते हैं इंसुलेटेड कॉपर वायर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में इसी तरीके का वायर होता है, लेकिन वो कॉपर का बना होता है और उस पर इस गोल्डन कलर की ये इंसुलेशन होती है। इतना क्लियर हुआ? ओके। अब देखें इसका डेरिवेशन। डेरिवेशन ये है कि जब हमने ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर लिया MCG और इसकी रेक्टेंगुलर कॉइल में करंट दिया, तो रेक्टेंगुलर कॉइल में जब करंट दिया तो रेक्टेंगुलर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हुई है, तो रेक्टेंगुलर कॉइल पर एक टॉर्क लगता है, और जो टॉर्क जब लगता है तो रेक्टेंगुलर कॉइल रोटेट कर जाती है। इस तरीके से रेक्टेंगुलर कॉइल है हमारी, वो क्या कर रही है? रोटेट कर जाती है। तो जब रोटेट कर जाती है तो उस पर जो टॉर्क लगा टाउ, वो किसके बराबर हो गया? NBIA साइन थीटा। ये एक्सप्रेशन आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि किसी रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर कितना टॉर्क लगता है। तो टाउ इक्वल्स टू NBIA। N इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द रेक्टेंगुलर कॉइल, B मैग्नेटिक फील्ड है, दो ये जो हमने परमानेंट मैग्नेट लिए हैं जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ, I हम इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में कितना करंट दे रहे हैं, A रेक्टेंगुलर कॉइल का एरिया, आप इसे समझ लें, ये एरिया की बात करेंगे। ये हमारी रेक्टेंगुलर कॉइल है तो इस पार्ट का एरिया यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ से हम वो एरिया निकाल सकते हैं। रेक्टेंगुलर कॉइल है तो लेंथ इंटू ब्रेथ ही लगेगा। इस पार्ट के एरिया की बात कर रहे हैं हम, ये एरिया। और साइन थीटा एंगल होता है, मैंने पहले ही बताया था कि जो साइन थीटा है वो एंगल है। अब यहां पर ये देखना है कि जो एंगल है साइन थीटा वो किस किस के बीच में है, वो हमारा IA, यानी कि इसकी जगह पर हमने क्या लिखा था, इससे पहले मैं थोड़ा अलग करके दिखा दे रहा हूं, यहां तो इसको ऐसे ही करना है। एक फॉर्मूला था टाउ इक्वल्स टू NBM,
आई इंटू ए की जगह क्या लिख दिया, आई इंटू ए, आई इंटू ए की जगह लिख दिया हमने एम, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। इस आई इंटू ए की जगह क्या लिख दिया, एम और साइन थीटा। अब इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो टाउ इक्वल्स टू एन एम क्रॉस बी, एम क्रॉस बी। ये जो साइन थीटा है, देखो बहुत आसान है, इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। टाउ का फॉर्मूला एन बी आई ए साइन थीटा। अब साइन थीटा एंगल किस किस के बीच में है तो वो मैं बता रहा हूं। तो हमने क्या करा, आई इंटू ए को क्या लिख सकते हैं, एम, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बोला, एन बी एम साइन थीटा। हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखा तो टाउ इक्वल्स टू एन एम क्रॉस बी। तो इससे ये पता चल रहा है कि जो साइन थीटा है हमारा एंगल, वो एम और बी के बीच का एंगल है। एम और बी के बीच का, एम क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अब ये एंगल कितना होगा, ये जो एंगल होता है साइन 90, यानी कि यहाँ पे थीटा कितना होता है, 90 होता है। इसको आपको समझना है, अगर ये थीटा 90 है तो ये 1 हो जाएगा। अब ये 1 कैसे हो जा रहा है, यानी कि कॉइल के रोटेट करने पर एंगल में कोई भी वेरिएशन क्यों नहीं आ रहा है। अगर हम इसकी बात करें, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो मैंने बताया लेफ्ट टू राइट मान लो। इस तरीके से दो मैग्नेट लगा दिए, आपको दिख रहा होगा ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे जा रही है। ठीक, अब इसके अंदर रखी हमने अपनी रेक्टेंगुलर कॉइल। अब रेक्टेंगुलर कॉइल अगर रोटेट कर रही है तो इन दोनों के बीच में, एम और बी के बीच में जो है वो 90 डिग्री कैसे बनना, उसे समझना। देखो बहुत आसान है ये हमारी जो है रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये हमारी रेक्टेंगुलर कॉइल है, इस तरीके से रखा है। अब हमने मान लिया इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। बात समझना, एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है तो एम का डायरेक्शन, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो निकालेंगे वो राइट हैंड रूल से निकालेंगे। इस तरीके से अगर ये जो मैं फिंगर कर्ल कर रहा हूं ये करंट का डायरेक्शन हो गया तो एम का डायरेक्शन ये आ गया, एम का डायरेक्शन ये आ गया। अब एम का डायरेक्शन तो इधर है। अब दो हमने मैग्नेट लगाए। अब यही पॉइंट समझना कि यहां पर ये कॉनकेव शेप के मैग्नेट क्यों लिए, कॉनकेव शेप के मैग्नेट क्यों लिए हैं, क्यों फ्लैट मैग्नेट नहीं लिए, इसका भी आंसर आपको क्लियर हो जाएगा। अब एम का डायरेक्शन तो इधर है, अब मैग्नेटिक फील्ड मान लो ऐसे जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड और एम के बीच में एंगल बन गया 90। लेकिन अगर ये ऐसे हो जाए, बात समझना ऐसे, अब एम का डायरेक्शन तो इधर हो गया और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, अब तो 90 नहीं रहा। पहले केस में क्या था, एम का डायरेक्शन इस तरफ था और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा था, तो दोनों के बीच में एंगल हो गया 90। लेकिन अगर ये कॉइल रोटेट कर गई ऐसे, अब तो एम का डायरेक्शन इधर हो गया और मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, तो एक का डायरेक्शन ऐसा, अब खुद देखो, और दूसरे का डायरेक्शन ऐसा, तो इन दोनों के बीच में 90 कब बनना है, ये तो 90 बन ही नहीं रहा यहाँ पर इस तरीके से, ये 90 बन नहीं रहा। कब बनेगा, जब एक का डायरेक्शन ऐसा हो आपकी तरफ और एक का डायरेक्शन ऐसा हो, तब 90 बने। इसीलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है कॉनकेव शेप के मैग्नेट लिए। कॉनकेव शेप के मैग्नेट लेने से क्या हुआ, बात समझना यहाँ इस तरीके से। फ्लैट मैग्नेट लेते तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से जा रही है, बात समझना। जब ये कॉइल ऐसा हो जाएगी तब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो फ्लैट मैग्नेट, यानी कि एक मैग्नेट ऐसा लिया फ्लैट, एक मैग्नेट आपने ऐसा लिया फ्लैट, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे हो गया और एम का डायरेक्शन ऐसे हो गया, तो दोनों के बीच में एंगल कुछ बन रहा है, 90 नहीं बनना। लेकिन जब ये कॉनकेव शेप का मैग्नेट लिया इस तरीके से, तो ये कॉइल के रोटेट करने पर भी मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के प्लेन के पैरेलल रहेगी, कॉइल के प्लेन के पैरेलल। बात समझो, देखो इस तरीके से बना रहा हूं, ये कॉनकेव शेप का मैग्नेट है, अब ऐसे कर दिया, जब इस तरीके से कर दिया तो इस पॉइंट से जो मैग्नेटिक लाइन निकल रही वो तो कॉइल के प्लेन के पैरेलल जा रही है ऐसे करके, कॉइल के प्लेन के पैरेलल जा रही है ऐसे करके। ऐसे कॉइल है तो इधर बिल्कुल सेंटर से समझना, सेंटर से जो मैग्नेटिक लाइन जा रही है वो पैरेलल।
लेकिन कॉइल ऐसे रोटेट कर गई तो इस तरीके से, क्योंकि ये कॉनकेव शेप का है, कॉनकेव शेप का होने की वजह से अब इस पॉइंट से जो मैग्नेटिक लाइंस जाएंगी वो इस कॉइल के प्लेन के पैरेलल। तो कंडीशन ये रहेगी, अगर ये कॉइल रोटेट भी करती है, कॉइल रोटेट भी करती है, तब भी कुछ मैग्नेटिक लाइंस जो होंगी इस कॉइल के प्लेन के पैरेलल ही रहेंगी, कॉइल के प्लेन के पैरेलल। तो जब मैग्नेटिक लाइंस इस कॉइल के रोटेट करने पर भी कॉइल के प्लेन के पैरेलल हैं, तो और m का डायरेक्शन हमेशा इससे ऐसे रहेगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन तो ऐसे ही रहेगा भाई, कॉइल ऐसे तब इधर था आपकी तरफ, कॉइल रोटेट कर गई तो इधर हो गया, कॉइल ऐसे हो गई तो इधर हो गया। तो m का डायरेक्शन तो कॉइल के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। लेकिन अगर आप ये सोचो कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कॉइल के प्लेन के पैरेलल रहे हमेशा, तो वो m के साथ कितना एंगल बनाएगी, तो वो m के साथ एंगल बनाएगी मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री। तो ये जो थीटा है यहाँ कॉइल के रोटेट करने पर भी 90 ही रहेगा। रीजन ये है क्योंकि हमने ये कॉनकेव शेप का मैग्नेट यूज करा है, कॉनकेव शेप का मैग्नेट यूज करा है। इसको बिल्कुल समझना है कि बस ऐसे करके कॉनकेव शेप है, इस तरीके से अगर आप देखो प्रैक्टिकल समझ लो, हाथ से समझ में नहीं आ रहा, आप समझ लो इस तरीके का कर्व है, ऐसा इमेजिन करो कर्व ऐसे, जैसे मैंने दो हाथ अपने ये ले लिए इस तरीके, ये दो बड़े बड़े मैग्नेट हैं, ये हमारा इसके अकॉर्डिंग समझ लो ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये हो गया साउथ। तो बात समझना, ये साउथ, लेकिन ये मैग्नेट ऐसे नहीं सीधे नहीं है, ये ऐसे कॉनकेव शेप के ऐसे। अब ये ऐसे हो गए, अब इसके अंदर कोई रेक्टेंगुलर कॉइल रखेंगे इस तरीके से मैग्नेट, समझना। अब देखो ये आप समझना, ये मैग्नेटिक लाइन ऐसे जा रही सीधी, पर यहां से जो निकल रही वो तो इधर मेरी तरफ जा रही है, इस तरीके से देखो ऐसे जा रही, क्योंकि कर्व है ना ये तो मैग्नेट, जो इधर पर है वो ऐसे करके जा रही है, ये वाली सीधी जा रही है, ये वाली इधर आ रही है, ये वाली इधर जा रही है, ऐसे जा रही है। अब इसके बीच में रखा आपने ऐसे करके ये कॉइल, जब इसको ऐसा रखा तो ये वाली यहां से जो लाइन जा रही है इस तरीके सीधी, वो कॉइल के पैरेलल हो जाएगी। अब क्या हुआ, कॉइल के प्लेन के पैरेलल। अब क्या हुआ, कॉइल रोटेट कर गई ऐसे, जब ऐसे कर गई तो इस पॉइंट से जो लाइंस निकल रही वो कॉइल के प्लेन के पैरेलल रहेंगी। अगर कॉइल मान लो ऐसे हो जाए इस तरीके से, तो इस पॉइंट से जो मैग्नेटिक लाइंस निकल रही वो कॉइल के प्लेन के पैरेलल रहेंगी। इस तरीके से ये जो कॉनकेव शेप का मैग्नेट लेने से ये फायदा हुआ, ये कॉइल अगर रोटेट करती है तब भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं कुछ इसके प्लेन के पैरेलल रहेंगी। सारी की बात नहीं कर रहा हूं, बात समझना। अगर मैंने ऐसे बात कर रहा हूं तो ये सीधी वाली तो सीधी जा रही है, जब ये कॉइल ऐसे रोटेट करेगी तो इस पॉइंट से, इस पार्ट से जो मैग्नेटिक लाइंस निकल रही होंगी वो पैरेलल रहेंगी, और ये वाली ये पैरेलल नहीं रहेगी उस समय, बट इस पार्ट से जो निकल रही वो तो पैरेलल रहेंगी। यानी कुछ मैग्नेटिक लाइंस हमेशा इस कॉइल के प्लेन के पैरेलल रहेंगी। जब पैरेलल रहेंगी तो हम उन्हीं की बात करते हैं, तो उनके बीच में यानी कि मैग्नेटिक लाइंस और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, उनके बीच में एंगल कितना बनेगा, वो बनेगा हमारा 90। तो कॉइल के रोटेट करने पर भी वो 90 बनेगा, तो हम यहां पर डायरेक्टली 90 लिख देते हैं। समझ आया? तो हम यहां पे क्या करेंगे, ये 90 लिख देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा NBIA साइन 90, तो साइन 90, तो ये हमारा हो गया NBIA, ये एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, ये जो टॉर्क है इस टॉर्क में हम लिख देते हैं D, ये डिफ्लेक्शन टॉर्क है, डिफ्लेक्शन T और बेस में लिख दिया D। यानी कि रेक्टेंगुलर कॉइल में हमने करंट दिया तो उस कॉइल में डिफ्लेक्शन हुआ, वो कॉइल रोटेट कर गई, तो इसको हमने लिख दिया टाउ D, डिफ्लेक्शन टॉर्क। क्या हो गया, डिफ्लेक्शन टॉर्क, टाउ D। अब क्या होता है, डिफ्लेक्शन तो हो गया, कॉइल रोटेट कर गई, लेकिन जब कॉइल रोटेट कर रही तो उस पर लगा हुआ जो स्पाइरल शेप का स्प्रिंग है ये टाइट हो गई। जब कॉइल रोटेट करेगी तो स्पाइरल शेप का लगा हुआ स्प्रिंग मैंने जैसे बताया वो टाइट हो जाएगा। जब वो टाइट हो जाएगा तो उस स्प्रिंग में एक रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रीस्टोरिंग टॉर्क। देखो रीस्टोरिंग टॉर्क की अगर बात करें तो आपने रीस्टोरिंग फोर्स पढ़ा हो 11th क्लास में। क्या होता था, एक स्प्रिंग हमने लिया, स्प्रिंग को खींच दिया, उसको खींच लंबा कर दिया, जो लंबा कर दिया अगर उसको खींच के छोड़ दें तो वो ऐसा थोड़ी उसी पोजीशन में रहेगा, वो फिर अपनी पोजीशन रिगेन कर लेगा। तो जब आप उसे खींचते हो, ऐसा करके खींच के आपसे खींच लिया, तो क्या आप बहुत देर तक उसको खींच के रख सकते हो? नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि वो भी तो आप पे एक फोर्स लगा रहा है। आप बहुत देर तक खींच रहे हो, आप थक जाओगे, क्योंकि वो आप पर एक अपोजिट फोर्स लगा रहा है। आप ऊपर की तरफ खींच रहे हो, स्प्रिंग आपको ऊपर से नीचे की तरफ खींच रहा।
तो वो क्या करते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स, एक ऐसा फोर्स जो ऑब्जेक्ट को अपनी इनिशियल पोजीशन पर लाने की कोशिश करे, वो रीस्टोरिंग फोर्स कहलाता है। हमने स्प्रिंग को दबा दिया, अब दबा दिया तो ज्यादा देर तक दबा के नहीं रख सकते, हम थक जाएंगे, हम जैसे छोड़ेंगे वो फिर अपनी जगह आ जाएगा। तो अपनी जगह क्यों आया, जब हमने उसे दबाया, कंप्रेस किया, तो उसमें एक रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हुआ। वो रीस्टोरिंग फोर्स क्या कोशिश कर रहा है कि अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाए, लेकिन हमारा फोर्स उस रीस्टोरिंग फोर्स से ज्यादा है, इसलिए दबा दिया। लेकिन जैसे हम उसे छोड़ेंगे वो एकदम अपनी पोजीशन में आ जाएगा। तो यहां पे क्या होता है, जब कॉइल रोटेट कर रही तो इससे ये जो लगा हुआ टॉप साइड पर, और बॉटम वाला भी होता है, तो अभी टॉप क्या कर रहा है, टॉप साइड पे लगा हुआ जो स्पाइरल शेप का स्प्रिंग है वो क्या हो जा रहा है, वो टाइट हो जा रहा है। तो वो टाइट हो जा रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो कॉइल को अपनी जगह लाने की कोशिश करेगा। तो हमने क्या बोला कि जैसे ही कॉइल रोटेट करती है तो कॉइल में एक रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है। तो कॉइल में नहीं, एक्चुअल में वो स्प्रिंग में रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है। अब स्प्रिंग क्योंकि कॉइल से कनेक्टेड है तो हम बोलते थे कॉइल में एक रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है। समझ में आ रहा है, एक्चुअल में वो स्प्रिंग में एक रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है। अब स्प्रिंग किससे लगा हुआ है, कॉइल से, तो जब स्प्रिंग क्या करेगा, अपनी पोजीशन में आने की कोशिश करेगा, क्योंकि कॉइल के डिफ्लेक्शन की वजह से वो टाइट हो गया है। अब स्प्रिंग से लगी हुई है कॉइल, तो जब स्प्रिंग अपनी पोजीशन पर आएगा तो वो कॉइल को भी अपनी पोजीशन पर लेकर आएगा। ठीक है, तो जो स्प्रिंग में रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है उसको टाउ आर लिख दिया, वो बराबर होता है आई एल्फा। किसके बराबर हो गया, आई एल्फा। आई करंट हो गया, सॉरी, हाँ, तो जो स्प्रिंग में रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो बराबर होता है टाउ आर से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं रिस्टोरिंग टॉर्क को, के एल्फा। के एल्फा, के जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू स्प्रिंग किस मटेरियल का बना हुआ है उस मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करती है। के क्या है, हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट, इसकी वैल्यू स्प्रिंग किस मटेरियल का बना है उस मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करती है। और अल्फा क्या है, अल्फा है डिफ्लेक्शन। अल्फा क्या है, डिफ्लेक्शन। कितना डिफ्लेक्शन, कॉइल में कितना डिफ्लेक्शन हुआ, ये चीज, जैसे मान लो कॉइल ऐसे, ये लगा पॉइंटर, अब कॉइल ऐसे रोटेट करी तो कितना रोटेट कर गई, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, कितना डिफ्लेक्शन हुआ, कितने डिग्री उसमें डिफ्लेक्शन हुआ, उसके बाद तो अल्फा वो डिफ्लेक्शन हो। बात समझ में आ रही है। तो कॉइल क्या हुआ, कॉइल में करंट दिया, कॉइल ऐसे हमारी रोटेट करती है, रोटेट करती, इस पे लगा हुआ स्प्रिंग क्या होता है, टाइट हो जाता है। अब स्प्रिंग क्या कर रहा है, ऐसे अपनी पोजीशन पे लाने की कोशिश कर रहा है, वो फोर्स लगा रहा है ऐसे, कॉइल रोटेट कर गई ऐसे, अब स्प्रिंग कंटिन्यूअस ऐसे फोर्स लगा रहा है इस तरफ लाने की, ऐसे कोशिश कर रहा है। तो करंट की वजह से कॉइल पे लगा टॉर्क, कॉइल कर गई रोटेट, इस तरीके से जो स्प्रिंग टाइट हो गया वो उसको अपनी पोजीशन पे लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये भी रोटेट नहीं कर रही, मतलब स्प्रिंग के डायरेक्शन में नहीं जा रही है। क्यों नहीं जा रही है, क्योंकि इसमें जब हमने करंट दिया तो इस पर जो टॉर्क लगा यानी डिफ्लेक्शन टॉर्क, वो जो स्प्रिंग में रीस्टोरिंग टॉर्क है उसके बराबर हो गया। जब बराबर हो गया तो क्या, दोनों रुक जा, कॉइल क्या हो गया, अपनी एक फिक्स जगह पे रुक गई। जब आपने इसमें करंट दिया तो इस से लगा हुआ स्प्रिंग टाइट हो गया। अब आपने इसमें करंट दिया तो सबसे पहली चीज कॉइल में क्या हुआ, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुआ, इस पे टॉर्क लगा, इसमें डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुआ, तो हमने डिफ्लेक्शन टॉर्क, उसकी वजह से कॉइल हो गई रोटेट, कॉइल रोटेट हो गई, इस पे लगा हुआ स्प्रिंग टाइट हो गया, वो उसको अपनी पोजीशन पे लाने की कोशिश कर रहा है, कंटिन्यूअस वो इस पर एक टॉर्क लगा रहा है, लेकिन ये ऐसे करके मूव करके एक जगह पर रुक जाती है। रुक क्यों जाती है, क्योंकि इसमें जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ रेक्टेंगुलर कॉइल में, वो जो स्प्रिंग में रीस्टोरिंग टॉर्क है वो उसके बराबर हो जाता है, बराबर हो जाती है तो कॉइल रुक जाती है। अब जैसे ही आप इससे करंट डिस्कनेक्ट करोगे तो जो इसमें डिफ्लेक्शन टॉर्क था वो तो जीरो हो जाएगा, पर जो स्प्रिंग जो है रिस्टोरिंग टॉर्क लगा रहा है वो तो लगता रहेगा। तो जैसे ही इसमें आप करंट हटाओगे कॉइल फट से अपनी जगह पर आ जाएगी, यानी कि पॉइंटर जीरो पर आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, करंट दिया तो उस कॉइल पर टॉर्क लगा, उसको हमने इससे रिप्रेजेंट कर दिया डिफ्लेक्शन टॉर्क, उसकी वजह से उससे लगा हुआ जो स्पाइरल शेप का स्प्रिंग था वो टाइट हो गया तो उसमें रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस हुआ। अब फॉर इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आती है, फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये टाउ डी
इक्वल टू टाउ आर के बराबर हो जाता है। टाउ डी टाउ आर के बराबर हो जाता है इक्विलिब्रियम कंडीशन में, यानी कि डिफ्लेक्शन टॉर्क रिस्टोरिंग टॉर्क के बराबर हो जाएगा, फिर कॉइल में और डिफ्लेक्शन नहीं होगा। बात समझ में आया? तो हम क्या करते हैं यहां पर डिफ्लेक्शन टॉर्क की जगह एन बी आई ए इक्वल टू टाउ आर की जगह लिख देते के एल्फा। के एल्फा लिख दिया तो यहां लिखा आई इक्वल टू के अपॉन एन बी ए एल्फा। अब आप ये देखें के स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये फिक्स्ड वैल्यू है होगी इसकी। अगर आपने एक गैल्वेनोमीटर लाए तो उसमें जो स्प्रिंग लगा होगा उसके स्प्रिंग कांस्टेंट की एक फिक्स्ड वैल्यू होगी, उसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगी वो भी फिक्स्ड होंगी, उसमें जो मैग्नेट लगाए होंगे, ये जो हमने परमानेंट मैग्नेट लगाए उसकी स्ट्रेंथ भी फिक्स्ड है, और कॉइल का जो एरिया है, भैया अभी मान लिया हमारे पास ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, आप इसमें करंट दो या मत दो, इसके एरिया पे कोई वेरिएशन नहीं आने वाला, इसका एरिया कोई चेंज थोड़ी जाएगा, ना बढ़ेगा ना ही वो कम होगा। तो यहां पर क्या हो गया आई, तो ए भी हमारा कांस्टेंट हो गया, तो ये सारी चीजें कांस्टेंट हो गई एक गैल्वेनोमीटर के लिए। तो जब सारी चीजें कांस्टेंट हो गई तो हमने इसकी जगह लिख दिया आई इक्वल्स टू जी एल्फा, यानी कि इसको हमने यानी जी को किसके बराबर मान लिया के एन बी ए, और इस जी को बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। इस जी को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। इसको हम गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक गैल्वेनोमीटर जब आप मार्केट से ले आए तो उसके लिए ये सारी वैल्यूज फिक्स रहती हैं। आप करंट दो मत दो, भाई स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू चेंज थोड़ी हो जाएगी, स्प्रिंग जैसा भी है वो वही वैसे रहेगा। नंबर ऑफ टर्न्स आप करंट दो या मत दो, कम ज़्यादा थोड़ी हो जाएंगे। जो परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी स्ट्रेंथ कम या ज़्यादा थोड़ी हो जाएगी। रेक्टेंगुलर कॉइल का एरिया मैंने भी आपको दिखाया तो वो कम या ज़्यादा थोड़ी हो जाएगा, भाई करंट दोगे तब भी उतना ही रहेगा, नहीं दोगे तब भी उतना रहेगा। तो एक गैल्वेनोमीटर के लिए ये सारी चीज़ें कांस्टेंट, इसीलिए इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। अब मान लिया कोई आप दूसरा गैल्वेनोमीटर ले आए, तो गैल्वेनोमीटर दूसरा ले आए तो हो सकता है उसमें जो स्प्रिंग लगा हो कुछ अलग टाइप का हो, ठीक किसी अलग मटेरियल का हो, तो के वैल्यू चेंज हो गई। नंबर ऑफ टर्न्स उसमें जो हमारे पास पहले गैल्वेनोमीटर था उससे ज़्यादा या उससे कम हो, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उससे ज़्यादा या कम हो, जो रेक्टेंगुलर कॉइल है उसमें लगी होगी उसका एरिया कम या ज़्यादा हो जो हमारे पास पहले से प्रेजेंट है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि अगर हम दूसरा कोई लेके आए तो उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन एक जो हमारे पास ले आए हैं, कोई भी एक की अगर बात करोगे तो उस एक के लिए तो ये सारी वैल्यूज हमारी फिक्स्ड रहेंगी, इसीलिए हम इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। इतना क्लियर हो गया? अगर आप इसको देखें यहां पर तो आपको यहां से क्लियरली ये पता चल रहा है कि भाई ये तो कांस्टेंट, अगर मैं इस कांस्टेंट को हटा दूं तो मैं बोल सकता हूं आई इज प्रोपोर्शनल टू अल्फा। अभी समझना ये हमारा अल्फा है डिफ्लेक्शन, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है। आई इज प्रोपोर्शनल टू अल्फा, इसका मतलब जितना ज्यादा करंट दोगे उतना ही डिफ्लेक्शन, अल्फा की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी उतना ही कॉइल में ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। तो होता ही है, जैसे आपके पास मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, आप उसमें कम करंट दोगे तो नीडल कम डिफ्लेक्शन दिखाएगी, ज्यादा करंट दोगे ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखाएगी। अभी जैसे एक्सपेरिमेंट आपने देखा उसमें क्या था, 2 रेजिस्टेंस लगा रखी थी, तो 2 रेजिस्टेंस लगाई तो करंट कम जा रहा था, जब कम जा रहा था तो मान लो उसमें 15 तक डिफ्लेक्शन दिखा रहा, जब एक रेजिस्टेंस लगा दिया तो डिफ्लेक्शन और बढ़ गया, तो वो 20 तक या 20 से थोड़ा ज़्यादा जा रहा था। तो जितना इस गैल्वेनोमीटर में ज़्यादा करंट देंगे उतना ही निडल ज़्यादा डिफ्लेक्शन देगी। तो वही आ गया आई इज प्रोपोर्शनल टू अल्फा, ज़्यादा करंट तो ज़्यादा डिफ्लेक्शन। ठीक है, एक चीज़ में ये देखना है कि इसमें मैं कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारा डेरिवेशन हो गया, तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें ये पूछा जाता है कि यहाँ पर
ये कॉनकेव शेप के परमानेंट मैग्नेट्स क्यों यूज करते हैं? कॉनकेव शेप के परमानेंट मैग्नेट्स हम क्यों यूज करते हैं? तो कॉनकेव शेप के परमानेंट मैग्नेट्स का आंसर ये है टू प्रोड्यूस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, टू प्रोड्यूस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। किस लिए करते हैं हम? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस। अब बात आती है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, तो मैं भी बताता हूं, पहले आप इसको नोट कर लें, फिर मैं इसके रब कर दूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। नोट कर लिया? ओके। देखो जैसे मैंने बताया इसमें कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, उसमें मैंने पहले बताया कि इसमें कॉनकेव शेप के मैग्नेट्स क्यों यूज करते हैं। ये कॉनकेव शेप के, एक हमने ये मैग्नेट किया, ये नॉर्थ पोल, और एक ये हमने साउथ पोल। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है, अगर आप इस डायग्राम को यहां पर देखें तो हर जगह पर ये जो मैं अंदर का ये सिलेंडर यहां पर इस तरीके से सेम बना दे रहा हूं, ये हमारा सिलेंडर है। इस तरीके से हमने क्या बनाया, यहां पर दो मैग्नेट्स बना दिए, यहां पर ये नॉर्थ हो गया और इस तरीके से ये हमने ये साउथ, इसी डायग्राम को साउथ। अब क्या होगा, अगर यहां से देखिए ये वाली जो लाइन जा रही है, मैग्नेटिक लाइन ऐसे जा रही है, तो ये किधर जा रही है? बिल्कुल रेडियस के लॉन्ग जा रही है, सेंटर की तरफ। अगर मैं इसको अंदर बढ़ा दूं तो ये सेंटर की तरफ जाएगी, सेंटर की तरफ जा रही है। अगर मैं इसको यहां से बनाऊं तो ये भी कहां जा रही है? ये भी देखो ऐसे सेंटर की तरफ जा रही है। अगर यहां से मैं एक मैग्नेटिक लाइंस बनाऊं तो ये भी कहां जा रही है? सेंटर की तरफ जा रही है। तो ये कॉनकेव शेप का जो मैग्नेट है ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर का जो आप टॉप व्यू देख रहे हैं, तो इसमें जो घुस रही है ये उसके रेडियस को फॉलो करती हुई सेंटर की तरफ जा रही है, रेडियस को फॉलो करती है सेंटर की तरफ, इसलिए बोल रहे हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, रेडियस के अलोंग सेंटर पर जा रही है। अब क्या होता है, मान लो ये हमारे इस तरीके से नहीं होता, यानी कि कॉनकेव शेप का नहीं, इसको हम हटा देते हैं, इसको मैं हटा देता हूं। अब सपोज कर लो इधर ही मान लो ऐसा फ्लैट मैग्नेट होता हमारे पास, ये इस तरीके का फ्लैट मैग्नेट, समझना बहुत आसान है, एक बार समझ में आएगा ना प्रैक्टिकली तो आप कहोगे हाँ बड़ा आसान है। ये नॉर्थ पोल ले लिया है, साउथ पोल ले लिया। अब भाई इसके अंदर हमने फिर वैसे ही बना दिया, ये हमारा जो हमने सॉफ्ट आयरन सिलेंडर था उसका टॉप व्यू बना रहे हैं, टॉप व्यू। अब हमारे पास इस तरीके से ये दो मैग्नेट है, फ्लैट मैग्नेट, तो इससे जो मैग्नेटिक लाइन निकली ठीक है, चलो सेंटर की तरफ गई, बट इस पॉइंट से जो निकलेगी वो सेंटर की तरफ कहाँ जा रही है? ये तो सीधी देखो इधर जा रही है, ये रेडियस को कहाँ फॉलो कर रही है? ये वाली रेडियस को कहाँ फॉलो कर रही है? लेकिन इसमें देखो इस पॉइंट से जो मैग्नेटिक फील्ड जा रही है वो रेडियस के अलॉन्ग जा रही है, इस पॉइंट से जा रही है वो रेडियस के अलॉन्ग, इस पॉइंट से जा रही है वो रेडियस के अलॉन्ग जा रही नहीं जा रही है। तो कॉनकेव शेप के जो मैग्नेट लेते हैं वो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। अब बात आती है भाई इस तो क्या, चलो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दिया तो फायदा क्या है भाई? हर चीज का कोई तो लॉजिक होता है, कोई तो रीजन। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? ठीक है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड अगर रहेगी तो जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मीनिंग ये है कि जो मैग्नेटिक लाइन होंगी वो कॉइल के प्लेन के पैरेलल रहे। अगर मैग्नेटिक फील्ड रेडियल रहेगी यानी कि रेडियस के लॉन्ग रहेगी तो अब कॉइल के प्लेन के पैरेलल, देखो यहाँ डायग्राम बना हुआ है, ये कॉइल मान लो पहले इस पोजीशन में मैं यहां बनाता हूं, अभी ये कॉइल इस तरीके से, समझना ये मैंने 3 लाइन बना दिया ऐसे, ठीक है। अभी डायग्राम देखो दोनों तरीके से समझेंगे, हम प्रैक्टिकली भी समझेंगे और बोर्ड पे जो बनाया उसके अकॉर्डिंग मिक्स समझेंगे। अभी हमारी कॉइल बच्चों ऐसी है, इसके अंदर ये सिलेंडर है तो हटा ही देता हूँ, सिलेंडर तो हटा ही देता हूँ, बीच में डिस्टर्ब करें, ये तो सिलेंडर है ही, इसको तो भूल जाओ, वो तो है ही मान लो। अभी हमारी कॉइल ऐसा रखा है, अभी ऐसा रखा है तो ये वाली जो मैग्नेटिक लाइन है वो ऐसे जा रही, तो अगर ये मैग्नेटिक लाइन ऐसे जा रही तो कॉइल के प्लेन के पैरेलल है, नहीं है, प्लेन के पैरेलल है, ठीक। अब क्या होता है जब ये कॉइल ऐसे रोटेट कर गई, अब आ गई इस पोजीशन पर, अरे कहाँ फंस गया है, अब क्या हो गया, कॉइल हमारी रोटेट कर गई, पहले ऐसे थी, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुआ वो ऐसे हो गया, अब ऐसे हो गया, तब भी ये जो मैग्नेटिक लाइंस हैं ये कॉइल के प्लेन के पैरेलल है, देखो अब भी पैरेलल है, ऐसे ऐसे हो जाएगा तब ये पैरेलल रहेंगे। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा, अगर ये कॉइल ऐसे है समझो
तो मैग्नेटिक लाइन ऐसे जा रही तो पैरेलल रहेंगी। लेकिन जैसे मैग्नेट ये कॉइल ऐसे होगी, अब बताओ ऐसे होने पर कौन सी लाइन है जिसके पैरेलल हो जाएगी? इसमें कहीं दिख रही है कोई? ये तो सारी की सारी सीधी जा रही है ऐसे करके। जब सब सीधी जा रही हैं तो जब तक ये कॉइल ऐसे रहेगी तब तक तो प्लेन के पैरेलल रहेंगी, और जैसी कॉइल रोटेट करेगी ऐसे करके तब ये लाइंस इस कॉइल के प्लेन के पैरेलल नहीं रहेंगी। लेकिन ये इस कॉनकेव शेप का जब बनाएंगे हम मैग्नेट, या कॉनकेव शेप का मैग्नेट लेंगे, तब आसानी से पॉसिबल है। ऐसे है मैग्नेटिक लाइन कॉइल के प्लेन के पैरेलल है, ठीक है, यहाँ भी यहाँ भी। जब आपने ऐसे कर दिया यानी कि ये रोटेट करके इस पर टॉर्क लगा ऐसे, तब भी कोई दिक्कत नहीं। ये जो मैग्नेटिक लाइंस हैं ये ऐसे जा रही हैं, टच करती इधर से जा रही हैं, तो कॉइल के प्लेन के पैरेलल में। अब बात आ गई, चलो ठीक है कॉइल के प्लेन के पैरेलल में होंगी तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? तो इसलिए हो गया कि अगर मैग्नेटिक लाइन कॉइल के प्लेन के पैरेलल है, जो मैंने सबसे पहले फॉर्मूला लिखा, ये जो ध्यान रखना, टाउ इक्वल्स टू, ये वेक्टर फॉर्म में लिखा, टाउ इक्वल्स टू एन एम क्रॉस बी। ये तो जो हमारा फॉर्मूला होता है टाउ इक्वल्स टू एन एम बी साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा हम क्या बोलते हैं? ये साइन थीटा एम और बी के बीच का एंगल। अगर मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के प्लेन के पैरेलल रहेगी, यानी कि ये कॉइल इस तरीके से हमारे पास है, मैग्नेटिक फील्ड कॉइल ऐसे है तब भी मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है, कॉइल रोटेट कर गई तब भी मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है, और रोटेट कर गई तब भी पैरेलल है। अब मैग्नेटिक फील्ड तो हमेशा कॉइल के प्लेन के पैरेलल है, और ये है एम का डायरेक्शन, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ कितना एंगल बनाएगी? मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा 90 बनता रहेगा। तो 90 बनता रहेगा तो इसका मतलब हमेशा कॉइल पर मैक्सिमम टॉर्क लगता रहेगा। क्या लगता रहेगा? मैक्सिमम टॉर्क। इससे क्या होगा? कॉइल पर हमेशा मैक्सिमम टॉर्क लगता रहे। इतना क्लियर होगा? ये नहीं कि कॉइल को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, वो थोड़ा सा रोटेट कर गई, अब उस पर टॉर्क की क्वांटिटी कम हो गई, उस पर कम टॉर्क लग रहा है। क्यों? अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से देखो तो साइन थीटा की अगर वैल्यू चेंज होना स्टार्ट हो जाए तो टाउ की वैल्यू चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो हम ये चाहते हैं कॉइल को जब हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, उसमें दिया करंट, तो वो ऐसे रहे, घूमे, कुछ भी करे, हमारी कॉइल ऐसे रहे, उस पर मान लो जितना टॉर्क लग रहा है, जब वो ऐसे हो जाए तब भी उतनी टॉर्क लगे, ऐसे हो जाए उतना ही टॉर्क लगे। हर पोजीशन पर उस पर इक्वल अमाउंट में टॉर्क लगता है। उस टॉर्क में वेरिएशन नहीं होना चाहिए, किसी पॉइंट पर ज्यादा किसी पर कम, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो तभी पॉसिबल है जब हम ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लेंगे। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो ये मैग्नेट प्रोड्यूस करेंगे वो हमेशा कॉइल के प्लेन के पैरेलल रहेगी, और जब कॉइल के प्लेन के पैरेलल रहेगी तो एंगल हमेशा 90 रहेगा, एंगल हमेशा 90 रहेगा, तो टॉर्क हमेशा मैक्सिमम रहेगा। मैक्सिमम का मतलब एक फिक्स्ड वैल्यू रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जब साइन थीटा में चेंज नहीं आ रहा है तो टाउ में फिर कैसे चेंज आएगा? एन फिक्स्ड है, एम फिक्स्ड हो गया, बी फिक्स्ड हो गया, और साइन थीटा भी फिक्स्ड हो गया। तो कॉइल किसी भी पोजीशन पर हो उस पर टॉर्क इक्वल अमाउंट में लगेगा। बात समझ में आया? तो ये था पहला क्वेश्चन कि क्यों रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हम लेते हैं। दूसरा होता है हम एल्युमिनियम का पॉइंटर लेते हैं। एल्युमिनियम का पॉइंटर जो होता है हल्का होता है, लाइट होता है, इसलिए हम लेते हैं, और नॉन मैग्नेटिक है। अगर हमने इसको लोहे का पॉइंटर ले लिया तो मैग्नेट से चिपक जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा? मैग्नेट से ही चिपक जाएगा। ठीक, सही है। अच्छा, तो एल्युमिनियम का पॉइंटर हो गया। ये जो स्प्रिंग है, ये स्पाइरल शेप का स्प्रिंग जो है, ये हमारा होता है फॉस्फर ब्रोंज का। फॉस्फर ब्रोंज एक मटेरियल है, उसका बना हुआ होता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, क्यों इसे सेलेक्ट किया गया बनाने के लिए। सबसे पहला ये नॉन ऑक्सीडाइज्ड है, यानी कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। क्योंकि लोहे को हम देखते हैं अपने घर में रख देते हैं, अगर हमने उसमें पेंट नहीं किया तो उस पर जंग आ जाती है, तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है लोहा जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, इसलिए बिल्कुल नया का नया बना रहेगा। दूसरा ये है इलास्टिक मटेरियल है। इलास्टिक मटेरियल यानी कि एक बार इसको बेंड हो गया, मतलब हमने इसको ट्विस्ट करा, जब करंट दे रहे हैं तो ये क्या होता है? ट्विस्ट हो जाता है, रोटेट हो जाता है, टाइट हो जाता है, कुछ भी बोल सकते हो, टाइट हो जाता है, फिर ढीला होता है, फिर टाइट होता है, फिर ढीला होता है। तो इसकी जो इलास्टिसिटी है वो खत्म नहीं होती। ऐसा नहीं कि ये ढीला डाला पड़ गया एकदम,
नेक्स्ट है गुड कंडक्टर है। गुड कंडक्टर इसलिए क्योंकि इससे होता हुआ करंट जो होता है हमारी इस रेक्टेंगुलर कॉइल में जाता है, इससे होता हुआ करंट हमारी रेक्टेंगुलर कॉइल में जाता है, तो इसलिए ऐसा मटेरियल सेलेक्ट किया जाता है कि जो गुड कंडक्टर हो, क्योंकि अगर ये गुड कंडक्टर नहीं होगा तो इससे करंट होकर हमारी रेक्टेंगुलर कॉइल में कैसे जाएगा। नेक्स्ट जो है नॉन मैग्नेटिक है। नॉन मैग्नेटिक का मतलब इसमें मैग्नेट की प्रॉपर्टी नहीं आएगी, ये मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा तब भी, यानी कि मैग्नेटाइज नहीं होगा। इतना क्लियर हो गया? तो आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, अपना फीडबैक ज़रूर दें, क्योंकि फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब यहाँ पढ़ाते हैं, ये लेक्चर बनाते हैं, तो कोई भी बच्चा हमें नहीं दिख रहा होता, उस समय हम तो क्लास खाली होती। अब उसके बाद जब हम ये वीडियो बना दिया, अपलोड कर दिया, उसके बाद अगर आपका फीडबैक भी नहीं आएगा तो फिर थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए जैसा भी आपको लगता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हमेशा लाइक करें, बड़ी तारीफ़ कर दें, जैसा भी आपको लगता है आपको लेक्चर देखने के बाद, आप उसके अकॉर्डिंग अपना फीडबैक ज़रूर दें। फीडबैक ही हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा, हमें पता चलेगा कि क्या बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर जो बच्चों की प्रॉब्लम्स होंगी तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि वो प्रॉब्लम दोबारा से ना हो उस लेक्चर में, या कोई दिक्कत है, आपको किसी टॉपिक में कोई परेशानी है तो आप उसमें बताएं, तो मैं उस पर लेक्चर बना दूंगा। तो फीडबैक अपना ज़रूर दें, फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, और अच्छा लगता है तो उसको लाइक ज़रूर करें, तो हमें पता चलता है कि हम जो एफ़र्ट कर रहे हैं वो एफ़र्ट बच्चों को समझ में आ रहा है, यानी अच्छा लग रहा है वो एफ़र्ट। तब तक कोशिश करते रहें, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मेहनत कभी बेकार नहीं होती। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।